हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है The G20 summit, what is it exactly? अच्छा जी। खैर इस बंदे की वीडियोस बहुत मज़े की होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। बट अभी G20 चल रहा है इंडिया के अंदर, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ जो सुपर पावर्स जिनको कहते हैं, ऐसे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह इंडिया आ रहे हैं, तो जिसकी काफ़ी टाइम से तैयारियां हो रही थी। और ये उसी से रिलेटेड है वीडियो। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दें। नमस्कार दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। यानी जितनी भी समिट्स और फोरम्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच, उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। मेन समिट है यहाँ पर, वो 9 और 10 सितंबर को होगी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स आएंगे, यानी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन एक सवाल यहाँ आपके मन में आता होगा, ये G20 होता क्या है? ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है? इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था? क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगह पर मिलते रहते हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। India has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the mega event. दोस्तों G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया। उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा रिलाय करते थे और इसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली इन देशों में। 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. इनकी सरकारों ने डिसाइड किया अगर इस इकोनॉमिक हालत को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की जरूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में। अर्ली 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे। इनकी इकोनॉमीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीजें थी इनके बीच में। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के समय में ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली भी सेम कह सकते हो, और इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो मेन मकसद इनका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाना। साल 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। G7 G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीजन से ग्रुप आज के दिन भी G7 है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही हुई थी। साल 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। Global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. इसके पीछे क्या कारण था उसकी बात मैं नहीं करूंगा, टॉपिक से ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी अफेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रशिया को G7 में इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने यह भी रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। इसलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और भारी रिसेशंस को होने से रोकना है तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है
ان کے ساتھ بھی ساتھ میں بیٹھ کر ایکشن پلانز بنانے ہوں گے. تو 26 سپٹمبر سال 1999 میں G7 کی فائنانس منسٹرز کی میٹنگ کے دوران G20 گروپ کی استھاپنا کری جاتی ہے. گروپ میں ڈیولپڈ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی انکلوڈ کر لیتی ہیں, لیکن سوال یہ کہ اس G20 میں کن دیشوں کو رکھا جائے اور کن دیشوں کو نہیں رکھا جائے. سب سے پہلا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو G7 کے ممبرز ہیں وہ تو رہیں گے ہی رہیں گے. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دیش کون سے ہیں جو سب سے بڑی اکانومیز کو ہینڈل کر رہے ہیں. اس کے بیسس پر چائنا, انڈیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ اور رشیا کو انکلوڈ کر لیا جاتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ ریجنلی سب سے بڑی پاورز کون سی ہیں, کیونکہ دنیا کے ہر ایک ریجن کا کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہونا ضروری ہے. اسی ریزن سے ایشیا میں انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا, ساؤتھ امریکہ سے برازیل اور ارجنٹینا, نارتھ امریکہ سے میکسیکو, اوشینیا کے ریجن سے آسٹریلیا, مڈل ایسٹ کے ریجن سے سعودی عربیہ اور ٹرکی, اور یورپ میں G7 کے دیشوں کے علاوہ پورے یورپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یورپین یونین کو ایز اے ہول کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. تو آج کے دن G20 میں 19 دیش ہیں اور ایک یورپین یونین ہے. موٹے موٹے طور پر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ 20 دیش دنیا کے ٹاپ 20 دیشوں میں سے ہیں, نہ صرف پولیٹیکلی, اکنامکلی, بلکہ ملٹری وائز یا پاپولیشن وائز بھی دیکھو تو. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کیونکہ G20 کو بنانے کے پیچھے اصلی مقصد صرف فائنینشیل کرائسس سے ڈیل کرنا تھا, تو یہ G20 گروپ کی میٹنگ صرف ان دیشوں کے فائنانس منسٹرز اور سینٹرل بینک گورنرز کے بیچ میں ہوتی تھی. کئی سالوں تک ایسے ہی ہوتے رہا جب تک سال 2008 کی گلوبل فائنینشیل کرائسس نہیں آئی. The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. تب ان دیشوں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں اور سیریسلی میٹنگ کرنی چاہیے. صرف ہمارے فائنانس منسٹرز ہی نہیں بلکہ ہمارے دیشوں کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کو بھی ملنا چاہیے. ہم سب دیشوں کے بیچ میں کوآپریشن ایک نیکسٹ لیول پر ہونی چاہیے اگر ہمیں ایسے فائنینشیل کرائسس کو روکنا ہو تو. اس لیے دوستو پہلی G20 لیڈرز کی جو آفیشیل سمٹ ہوتی ہے وہ 2008 میں ہی ہوتی ہے. یہ پہلی سمٹ امریکہ میں بٹھائی گئی تھی جس میں سارے دیش مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اپنے بیچ کے ٹریڈ بیریئرز نیچے گھٹا دیں گے, اسپینڈنگ بڑھائیں گے, ان ٹوٹل $4 ٹریلین یہ خرچ کریں گے تاکہ سبھی کی اکانومیز کو ریوائیو کیا جا سکے. ٹوٹل میں G20 کے سارے دیش ملا کر گلوبل GDP میں 85% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. 75% سے زیادہ گلوبل ٹریڈ ان دیشوں میں ہوتی ہے اور 2/3 سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن یہاں رہتی ہے. سال 2008 کے بعد سے ہر سال G20 کی سمٹ ہوئی ہے اور ہر سال یہ الگ الگ دیشوں میں ہوتی ہے. ان G20 میٹنگز میں جو ایجنڈا بٹھایا جا رہا ہے اور جو کام ہو رہا ہے اسے اسموتھلی چلانے کے لیے ایک ٹروئکا سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹروئکا میں 3 دیش ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں. کرنٹ G20 پریزیڈنٹ, پچھلے سال کا G20 پریزیڈنٹ اور آنے والے سال کا G20 پریزیڈنٹ. پچھلے سال انڈونیشیا میں ہوئی تھی G20 کی سمٹ, اس سال انڈیا میں اور 2024 میں برازیل میں ہوگی. تو انڈونیشیا, انڈیا اور برازیل ٹروئکا کنٹریز ہیں. G20 کی جو پریزیڈنسی ہے یہ ایک روٹیشنل بیسس پر کام کرتی ہے. جو 20 ممبرز ہیں G20 کے, ہر سال ایک الگ ممبر کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے. میڈیا میں سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو سرکار کی کہ G20 اس سال انڈیا میں آ گیا ہے, لیکن یہ پارٹ آف دا پروسیس. اس سال نہیں تو اگلے سال انڈیا میں G20 کی سمٹ ہونی ہی تھی. اگر آپ لسٹ دیکھو 2008 کی پہلی سمٹ سے لے کر تو یہ 18th G20 سمٹ ہے. صرف امریکہ ایسا دیش ہے جہاں پر 2 بار یہ سمٹ ہوسٹ کری گئی ہے, 2008 اور 9 میں. اس کے پیچھے کارن ہو سکتا ہے کہ جو 2008 کی فائنینشیل کرائسس تھی وہ امریکہ میں ہی شروع ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد سے ہر دیش کو ایک ایک کر کے باری ملی ہے. 2009 سے اگر آپ دیکھنا شروع کرو UK, پھر کینیڈا, ساؤتھ کوریا, فرانس, 2012 میں میکسیکو, 13 میں رشیا, پھر آسٹریلیا, ٹرکی, چائنا, جرمنی, ارجنٹینا, جاپان, سعودی عربیہ, اٹلی, انڈونیشیا اور 2023 میں انڈیا. صرف 2 ہی ممبرز بچے ہیں G20 کے جہاں پر کوئی G20 سمٹ نہیں ہوئی ہے, برازیل اور ساؤتھ افریقہ, اور اسی لیے اگلے سال برازیل میں ہوگی 2024 میں اور 2025 میں ساؤتھ افریقہ میں ہوگی. اس کے بعد یہ آرڈر دوبارہ سے ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا 2026 میں USA سے. اگر یہ پیٹرن ایسے ہی چلتا رہا تو اگلی G20 سمٹ انڈیا میں 2042 کے اراؤنڈ ہوگی. اب ان 20 دیشوں کے علاوہ کچھ گیسٹ کنٹریز کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے G20 سمٹس میں, جیسے کہ اسپین کے پاس تو پرماننٹ انویٹیشن ہے ان سمٹس کا. اس کے علاوہ ہوسٹ کنٹریز بھی باقی دیشوں کو انوائٹ کر سکتی ہیں. تو اس سال انڈیا نے 9 اور دیشوں کو انوائٹ کیا ہے: موریشیس, نیدرلینڈز, نائجیریا, سنگاپور, اسپین, UAE, بنگلہ دیش, ایجپٹ اور
ओमान। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF और एशियान की चेयर कंट्रीज। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि हालांकि G20 का मेन पर्पस अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द इयर्स ये कई और मेजर इश्यूज को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन बाकी और इश्यूज को एड्रेस करने में प्रॉब्लम्स ये आई हैं कि ये 20 बड़े देश, इन सब देशों की अपनी फॉरेन पॉलिसीज हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपने एजेंडा है, और किसी भी इशू को लेकर ये सारे 20 के 20 देश एग्री कर पाए ये बहुत मुश्किल होता है। यही कारण कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नई दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, और इसी रीजन से G20 की एक टूरिज्म मीटिंग जो कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई थी, उसे चाइना और सऊदी अरेबिया ने बॉयकॉट किया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है जब से रशिया ने यूक्रेन देश को इन्वेड किया है। इससे आपको पता चलता है कि मीटिंग्स में लिए जाने वाले फैसले इंडिविजुअल लीडर्स पर भी कितना डिपेंड करते हैं। 2016 की फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो इसके बाद ही इसे साइन किया गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी इन 20 देशों के बीच में कंसेंसस बनाना आसान नहीं है। इस साल के G20 में इंडिया ने वसुदेव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी चीजों को महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। अब आप सोचोगे कि इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने का टाइम कहां पर है। G20 की मीटिंग तो सिर्फ 2-3 दिन तक चलनी है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि G20 की जो मेन समिट है सिर्फ वही 2 दिन चलती है, जिसे समिट ऑफ स्टेट लीडर्स कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और समिट्स होती हैं G20 में, जैसे कि मिनिस्टर लेवल समिट्स, जहां पर इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं, या फिर हेल्थ मिनिस्टर्स या एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं। इस ग्राफिक में आप देख सकते हो कि 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 21 जुलाई को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 26 अगस्त को कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। और इन सब मीटिंग्स की लोकेशंस भी अलग अलग हैं, जैसे कि कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग वाराणसी में हुई थी, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में हुई थी, और लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग इंदौर में हुई थी। और मिनिस्टर्स के अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स भी बने हुए हैं G20 में, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग के लिए, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स के लिए, W20 वुमेन्स के लिए, Y20 यूथ 20 मीटिंग के लिए, और T20 भी क्रिकेट वाला नहीं, थिंक टैंक्स की मीटिंग के लिए। इन 20 देशों के थिंक टैंक्स एक दूसरे से मिले। इसके अलावा 3 से 6 सितंबर के बीच में एक शेरपा मीटिंग भी हुई। शेरपा वैसे नेपाल में रहने वाले नोमैडिक ट्राइब के लोगों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शेरपा का मीनिंग है हर एक G20 लीडर का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसे शेरपा कहा गया है। मतलब हर एक देश के लिए एक इंसान मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जो अपने देश की बात आगे रखेगा। तो मेन मीटिंग से पहले यहाँ इन शेरपास की भी मीटिंग होती है। बहुत कुछ है यहाँ जानने को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा अब G20 और G7 के बारे में। ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके। यार वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग थी, और इस बंदे के वैसे समझाने का तरीका पूरा बहुत मजे का, मतलब बेसिक से समझाया कि G7 से G20 तक ये कैसे चेंज हुआ और लोगों का बेसिकली इस चीज़ का मकसद क्या है। मतलब कि हाँ, तो अगर किसी पे फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं तो उसको निकालना है, जैसे कि पाकिस्तान अभी चल रहा है फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ही नहीं, तो इसको IMF ही निकाल रहा है फ़िलहाल। तो इस तरीके की एक सारे के सारे कंट्रीज़ किया, बट इंडिया के पास आया है लेकिन 18वें नंबर पे। इसके बाद 2 कंट्रीज़ हैं, फिर से वापस से रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ है कि इंडिया जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, तो वो पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि यार किसी के पास अगर कोई चीज़ आई है तो उसको वो कितने मज़े से हाँ। तो खैर वीडियो मज़े की थी। आप लोगों को इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।